हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार अकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान का जो इतिहास है उसे लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ाने वाले हैं भरतपुर का जाट राजवंश। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि ये मैंने आपको पहले भी करवाया था कि जो जाट राजवंश है भरतपुर और धौलपुर में जाट राजवंश ने शासन किया है। मित्रों, आज हम कराने वाले हैं भरतपुर का जाट राजवंश। तो देखिए, भरतपुर का जाट राजवंश, जैसा कि आपको विदित है कि भरतपुर का जो किला है उसे लोहागढ़ का किला यानी लोहागढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। भरतपुर जो है इस पर लॉर्ड लेक ने कई बार आक्रमण किया लेकिन सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, इसका कारण क्या है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट कराएंगे। मित्रों, बात करते हैं भरतपुर में, तो सबसे पहले बात करते हैं चूड़ामन या चूड़ामन की। चूड़ामन की हम बात करें तो चूड़ामन जो है भरतपुर के जाट राजवंशों का क्या है मित्रों, संस्थापक है। चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव रखी और भरतपुर में यानी भरतपुर राज्य मतलब जाट राजवंश की, भरतपुर में जाट राजवंश की जो नींव है वो चूड़ामन के द्वारा रखी गई। उसके बाद हम बात करें कि थूण का किला, तो थूण के किले का निर्माण भी चूड़ामन जाट के द्वारा या चूड़ामन जाट के द्वारा करवाया गया। कई जगह आपको चूड़ामन और कई जगह आपको चूड़ामन, तो बात एक ही है मित्रों, कन्फ्यूजन नहीं होना है कि चूड़ामन या चूड़ामन, तो चूड़ामन या चूड़ामन। तो चूड़ामन जाट ने क्या किया था, जाट राजवंश भरतपुर में जाट राजवंश की नींव रखी। उसके अलावा थूण का जो किला है, थूण के किले का निर्माण भी चूड़ामन जाट ने करवाया था। उसके बाद हम बात करते हैं महाराजा बदन सिंह की। महाराजा बदन सिंह जो थे उस टाइम पर आमेर के शासक कौन थे, जयपुर आमेर के शासक सवाई जयसिंह थे और सवाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर की स्थापना की थी, जैसा कि मैंने आपको आमेर रियासत के अंदर आपको करवाया था। तो जयपुर के नरेश कौन थे, सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह की सहायता से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने महाराजा बदन सिंह ने अपने भाई मोहकम सिंह को हरा करके मित्रों ये क्या बने, शासक बने। तो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह की सहायता से महाराजा बदन सिंह जो है अपने भाई मोहकम सिंह को हराते हैं और अपने भाई मोहकम सिंह को हरा करके और भरतपुर राजवंश के क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जाटों की आन बान और शान। जाटों की आन बान शान और भरतपुर क्षेत्र की जान वो है महाराजा सूरजमल। बात करते हैं मित्रों महाराजा सूरजमल, जिसके डर से जो शत्रु हैं वो दूर दूर तक भागते थे। मित्रों, ऐसे महापुरुष वो है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल अपनी बड़ी बड़ी मूंछों के लिए जाने जाते हैं। मित्रों, उनकी वीरता के जो गुणगान करने लगे तो उनकी वीरता जो है वो राजस्थान में बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ शासकों में गिने जाते हैं। कौन, महाराजा सूरजमल। जैसा कि हमने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, अगर हम बात करें महाराणा सांगा, ऐसे ही हमारे शासक हैं महाराजा सूरजमल। तो देखिए महाराजा सूरजमल, इसे जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून, मित्रों जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून जो है वो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। महाराजा सूरजमल इन्होंने भरतपुर के किले का क्या करवाया, निर्माण करवाया। मित्रों, ये भरतपुर का जो किला है वो एक गढ़ी हुआ करता था, चौबुर्जा नाम की एक घड़ी हुआ करती थी। इस चौबुर्जा नाम की कच्ची घड़ी को तोड़वा करके और भरतपुर के इस दुर्ग का निर्माण करवाया। भरतपुर का यह दुर्ग जो है वो अपनी विशेष खासियत के लिए जाना जाता है। जैसा कि कला संस्कृति जब आपकी कराई जाएगी तो उसके अंदर दुर्ग कराए जाएंगे और उनमें भरतपुर का दुर्ग भी आपको करवाया जाएगा। मित्रों, लेकिन थोड़ी सी बात है दुर्ग के बारे में आपको बता दूं कि भरतपुर का जो दुर्ग है उसके चारों तरफ एक खाई है, एक नहर है जिसको सुजान गंगा नहर के नाम से जाना जाता है। सुजान गंगा नहर जो है उसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 100 फीट इसकी चौड़ाई है और गहराई की बात करें तो 60 फीट इसकी गहराई है। यानी 60 फीट तो इसकी गहराई है, 100 फीट इसकी चौड़ाई है। मित्रों, पूरे किले भरतपुर का जो किला है उसके चारों तरफ है और इसके दो निकास के मार्ग हैं। एक तो है चौबुर्जा की तरफ निकलता है और दूसरा जो है वो आपके गोपालगढ़ की तरफ जाता है। तो यानी कि दो निकास मार्ग हैं और ये भरतपुर का जो किला है इसकी जो चार दीवारी है उस चार दीवारी के अंदर मिट्टी भरी हुई है। मित्रों, बूटों से बनी हुई चार दीवारी है, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है और यही कारण था कि लॉर्ड लेक ने कई बार इस पर आक्रमण किया।
इतिहासकार कहते हैं कि कुल 5 बार लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया, लेकिन उनकी जो गोले जाते थे किले की दीवार से टकराते थे तो उस रेत के अंदर धंस कर रह जाते थे और अब पार नहीं होते थे। सारे प्रयत्न जो हैं वो लॉर्ड लेक कर लेते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। इसीलिए भरतपुर के किले को लोहागढ़ का किला कहा जाता है। तो लोहागढ़ की यह विशेषता रही है कि इस पर कितने भी आक्रमण किए गए लेकिन सफल नहीं हुए। सबसे बड़ी विशेषता है इसकी जो सुजानगंगा नहर है। आजकल जो है हमारे गांव के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुभाष गर्ग साहब ने सुजानगंगा नहर का जो है वो पर्यटन में इस्तेमाल किया है, यानी कि पर्यटन का क्षेत्र विकसित कर रहे हैं। और यहाँ पे नौकायन भी चलाई जा रही है। और यहाँ पर कई टूरिस्ट जो स्थान है, टूरिस्ट प्लेस जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे टूरिस्टों को यहाँ जैसे बात करते हैं कि यहाँ पे एक और है देखने लायक चीज़ है, विश्व स्तर की देखने लायक चीज़ क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव देखने आएंगे वो टूरिस्ट सुजानगंगा नहर और किले को भी देखेंगे मित्रों। तो भरतपुर का जो किला है इसका निर्माण जो है वो भरतपुर का किले का निर्माण जो है महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किले के बारे में मैंने सारी बातें आपको बताई कि इसकी 4 दीवारी, इसकी सुजानगंगा नहर के बारे में भी मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं पानीपत। तो पानीपत के तृतीय युद्ध, यानी जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मित्रों, तो उसमें से जो मराठे हैं उन मराठों को शरण दी गई थी। पानीपत के युद्ध से भागे हुए जो मराठी शासक थे उन मराठी शासकों को महाराजा सूरजमल ने क्या दी थी मित्रों? शरण दी थी। तो शरण दी गई थी मराठी शासकों को। उसके बाद हम बात करें तो डीग के जो महल है, डीग जो राजधानी हुआ करती थी पहले, भरतपुर से पहले डीग राजधानी हुआ करती थी मित्रों। और डीग में जो महल हैं, और महल भी कैसे, यानी महल हैं और कुछ जल महल भी हैं। डीग के जो महल हैं वो जल महल भी है। और जल महल की बात करें तो आपके जयपुर के अंदर भी जल महल है, आपके उदयपुर के अंदर भी जल महल है मित्रों। लेकिन हम बात कर रहे हैं डीग के जल महल। और डीग के जो अभी मैंने कल अखबार में पढ़ा था मित्रों कि डीग के जो जल महल हैं उसके अंदर फाउंटेन जो फव्वारे हैं वो लाइट वाले फव्वारे जो है वो लगाए जाएंगे। हमारे गर्ग साहब ने ये स्वीकृत कर दिए हैं, यानी ये योजनाएं स्वीकृत कर दी है। तो जल महलों का जो निर्माण है, डीग के जो जल महल हैं उनका निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया। डीग के जल महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। उसके बाद बात करें नूरजहां का एक झूला हुआ करता था। कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली के किले में नूरजहां का एक झूला था। इस झूला को कहाँ से ला करके? दिल्ली से ला करके और डीग के जो महल हैं उन महलों में स्थापित करवाया। नूरजहां के झूला को दिल्ली से उठाकर लाए और कहाँ? डीग के महलों में स्थापित करवाया। किसने? महाराजा सूरजमल ने। उसके बाद हम बात करें, ये एक आर्थिक समीक्षक भी या विशेषज्ञ थे मित्रों। महाराजा सूरजमल एक आर्थिक विशेषज्ञ भी थे। और मित्रों अगर हम बात करें कि महाराजा सूरजमल के समय अगर हम वार्षिक आय की बात करें कि भरतपुर राज्य की जो वार्षिक आय थी वो थी मित्रों 175 लाख। 175 लाख रुपए सालाना ये वार्षिक आय हुआ करती थी। और महाराजा सूरजमल जो है वो खुद एक आर्थिक विशेषज्ञ भी थे और अर्थव्यवस्था इनकी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। उसके बाद हम बात करें कि नवीन प्रशासनिक व्यवस्था, कि इन्होंने एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था लागू की थी मित्रों, यानी कि इन्होंने एक प्रशासन की एक इकाई लागू की जिसके अंदर उन जैसी योग्यता है उसी योग्यता के आधार पर पदों का सृजन किया गया मित्रों। यानी कि इन्होंने नई प्रशासन व्यवस्था लागू की जिसके अंदर जिस व्यक्ति की, जिस कर्मचारी की जैसी योग्यता है उसे वैसा ही पद प्रदान किया गया। ये सबसे बड़ी विशेषता रही महाराजा सूरजमल के टाइम पर। तो महाराजा सूरजमल ने प्रशासन व्यवस्था स्थापित की, योग्यता के आधार पर पद वितरित किए गए। उसके बाद हम बात करें कि दीवान जो थे उस दीवान को मुखत्यार कहा जाता था। महाराजा सूरजमल के टाइम पर प्रशासन में जो दीवान हुआ करता था उस दीवान को मुखत्यार कहा जाता था। उसके बाद हम बात करें कि उनके दरबार में एक पुरोहित या विद्वान हुआ करते थे। महाराजा सूरजमल के दरबार में एक पुरोहित या विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था मंगल सिंह।
मित्रों क्या नाम था? मंगल सिंह। तो मंगल सिंह नाम के एक पुरोहित हुआ करते थे और ये किसके दरबार में? महाराजा सूरजमल के दरबार में रहा करते थे। मित्रों मंगल सिंह ने एक ग्रंथ की रचना की है। मित्रों मंगल सिंह जो पुरोहित हैं उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, उनका नाम है सुजान संबत विलास। सुजान संबत विलास नामक जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? मंगल सिंह के द्वारा की गई। उसके बाद हम बात करते हैं, ये रहे हमारे शासक भरतपुर की आन बान शान महाराजा सूरजमल। और सूरजमल के बाद हम बात करते हैं महाराजा जवाहर सिंह की। तो महाराजा जवाहर सिंह की हम बात करें तो 1774 में दिल्ली पर आक्रमण किया। महाराजा जवाहर सिंह ने 1774 में दिल्ली पर आक्रमण किया मित्रों। और दिल्ली से जो अष्टधातु का दरवाजा है, आप जानते ही हैं, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, राजस्थान का इतिहास पढ़ा है, तो राजस्थान के इतिहास में आप जानते हैं कि जो अष्टधातु का दरवाजा था वो कभी चित्तौड़गढ़ के किले पर लगाया हुआ था। चित्तौड़गढ़ के किले पर लगा हुआ था मित्रों। लेकिन क्या होता है, उसे जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ से लेकर के दिल्ली ले आते हैं। और दिल्ली से कौन? हमारे जाट शासक कौन? महाराजा जवाहर सिंह जो है वो दिल्ली से ला करके भरतपुर के इस लोहिया गेट को दिल्ली से ला करके भरतपुर के किले के मुख्य द्वार पर, जिधर से अगर बात करें कि चौबरजा की तरफ से अगर किले में प्रवेश करते हैं तो जो पहला दरवाजा मिलता है आपको, वहां पर जो गेट चढ़ा हुआ है अष्टधातु का दरवाजा, ये वही दरवाजा है मित्रों जो जवाहर सिंह के द्वारा लाया गया था। मित्रों उसके बाद भरतपुर के दुर्ग में यानी जब ये दिल्ली विजय करके आए थे जवाहर सिंह और दरवाजे को लेके आए, तो इस विजय के उपलक्ष्य में, इस जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने भरतपुर के किले में एक जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। जवाहर बुर्ज वो देखने लायक चीज है मित्रों। अगर आपका दौरा कभी भरतपुर होता है तो अवश्य आप इस जवाहर बुर्ज को देखने आइए। ये देखने लायक चीज है मित्रों। और क्या है कि जवाहर बुर्ज जो है, यहाँ पर भरतपुर राजवंश के जो शासक थे उनका राज तलक किया जाता था। भरतपुर जाट राजवंश के जो शासक हैं उनका राज तलक कहाँ किया जाता था? इस जवाहर बुर्ज में किया जाता था मित्रों। उसके बाद हम बात करें कि ये राज तलक कहाँ किया जाता था? जवाहर बुर्ज में। उसके बाद शासक आते हैं हमारे कौन? रणजीत सिंह। और ये जो है 1803 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। यानी 1803 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था, इसमें जो मराठे थे कौन? जसवंत राव होलकर। इसमें जो मराठे जसवंत राव होलकर भागकर आए थे, अंग्रेजों से बचकर भागकर आए थे, तो जसवंत राव होलकर को शरण दी थी मित्रों। किसने? रणजीत सिंह ने किसको? जसवंत राव होलकर को शरण दी थी। और मित्रों आगे बात करें कि अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि लॉर्ड लेक, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने किस पर? भरतपुर पर आक्रमण किया और भरतपुर के किले पर कई बार आक्रमण किया। करीब कहते हैं कि 5 बार आक्रमण किया था मित्रों, लेकिन सफलता नहीं मिली। और कारण क्या था? जो मैंने अभी आपको दुर्ग की विशेषताओं में बताया था कि भरतपुर के किले के दुर्ग की विशेषता क्या है कि इसकी 4 दीवारी है। उस 4 दीवारी के अंदर जो मिट्टी भरी हुई है, उस मिट्टी में जो गोले जाते थे वो धंस के रह जाते थे, जिसके कारण लॉर्ड लेक को सफलता नहीं मिली। इस कारण भरतपुर के किले को लोहागढ़ का किला कहा जाता है मित्रों। उसके बाद हम बात करें लोहागढ़, तो मैंने लोहागढ़ के बारे में बता दिया आपको। उसके बाद देखिए कालांतर में क्या होता है, अंग्रेजों से संधि कर ली जाती है। कालांतर में जो शासक आते हैं वो क्या है, अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। और अंग्रेजों से संधि होने के बाद भारत जो राजस्थान का एकीकरण हो जाता है मित्रों। और राजस्थान का एकीकरण जो होगा उसमें मत्स्य संघ बनेगा और मत्स्य संघ में भरतपुर का क्या कर दिया जाएगा? विलय कर दिया जाएगा। तो ये रहा मित्रों क्या। उसके बाद हम आगे भी राजवंश देखेंगे। अगर हम बात करें धौलपुर के और हमारे करौली के जो शासक हैं वो भी रह गए, उसको भी कराने वाले हैं मित्रों। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मित्रों भरतपुर का जाट राजवंश मैंने आपको पूरा करा दिया है। अगर आपने हमारे संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए आपको क्या करना है मित्रों? सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। धन्यवाद।